देखो, अपन पिछली क्लास में पठार पढ़ चुके थे। आज मैं कुछ पूछा पाछी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां थी आपकी, तो आपने पढ़ा तो बहुत जोर से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। भले आदमी हो तुम। तो अब ऐसा है कि अगली जो क्लास होगी ना आपकी, उसमें मैं आपसे ये पठार पूछूंगा कल। ये पठार सुन लेना ध्यान से, कोई सोना मत, है ना। ये पठार वैसे आप लोगों को मैं पढ़ा चुका था पिछली क्लास में, और मैंने कहा था अगली क्लास में पूछूंगा पठारों के प्रकार। तो वो एक बात ध्यान सुनो, एक टॉपिक है जो हमारा स्थलाकृतियां या भू आकृतियां, जिसमें हमने कहा भू और स्थल बातें कही होता है। ठीक है। भू आकृति स्थलाकृतियां, इसमें 3 संरचना मेनली पढ़ते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। और ये टॉपिक एक ही साथ पढ़ा जाता है। इसमें मतलब ये है कि पर्वतों के प्रकार, पर्वत कहाँ हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पठार, पठार के प्रकार, पठार कितने प्रकार के हैं और पठार कहाँ पर हैं, मैदान, मैदान के प्रकार, और कितने मैदान है, मैदान कहाँ कहाँ पर है। एक ही टॉपिक है, एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। तो इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने, पर्वत और एक पठार। तीसरा टॉपिक है हमारा मैदान। क्या है? मैदान। पर्वतों के बारे में आपसे पूछ चुका था, पठार मैंने पढ़ाया था, पूछ नहीं रहा हूँ आज क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, छुट्टियां थी, अब मैं जान रहा हूँ। लेकिन अब आपसे आज आज कह रहा हूँ कि कल मैं उसके बारे में पूछूंगा। तो मतलब आप पढ़ पढ़ लेना पठार। मैदान में पढ़ा रहा हूँ तो मैदान तो पूछूंगा ही पूछूंगा, पठार आपको पढ़ा चुका हूँ वो भी कल पूछूंगा। ठीक है। अब इस बात को अच्छे से समझ लेना। हाँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज मैदानों के बारे में, लेकिन स्थल आकृतियां पढ़ रहे हैं। इस तरह आकृतियों के अंतर्गत आज अब मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था भाई कि देखिए, स्थल पे जो हमें उच्चावच दिखाई देता है, उच्चावच मतलब ऊंचा और नीचे स्थान। अब उनमें सबसे ऊंचे क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। और पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, उसके बाद जो नीचे इलाके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और सबसे नीचे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। ये कहलाते हैं मैदान। यानी पानी अगर ऊपर से बहेगा तो पर्वतों से पठारों में, पठारों से मैदानों में, और मैदानों से सागरों में। ठीक है। सबसे निचले स्थल क्या होते हैं? मैदान। मैदान को प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान को प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। तो आज हम मैदान के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। आ, संरचना के आधार पर, यानी कि बनते कैसे हैं, और फिर दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मैदान हैं। देखिए, तो मैदान नोट्स में निकाल रहे हैं आप। क्या लिखा है मैदान के बारे में? मैदान सपाट भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। सपाट मतलब समतल, विस्तृत माने बड़ा, बड़ा क्षेत्र होता है। अथवा बिना उन्नत पहाड़ियों वाला, यानी इसमें कोई बहुत ज्यादा पहाड़ियां नहीं होती। धीमी तरंगित धरातल, धीमी तरंगित धरातल मतलब क्या है? इसमें ढाल कैसी थोड़ी सी मंदी होती है, धीमी, एकदम पानी नहीं बहेगा। अवनति का क्षेत्र होता है। मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को भी सम्मिलित किए जाता है। मतलब तटीय मैदान यानी बे मैदान जो समुद्र के किनारे होंगे, तटीय माने तट पे होंगे, और आंतरिक माने जमीन के अंदर होंगे। ठीक है। यानी समुद्रों से बहुत अंदर होंगे। ठीक है। ये पृथ्वी के धरातल पर द्वितीयक श्रेणी के सबसे सरल उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल एवं वह निम्न भूभाग हैं। समतल मतलब प्लेन है, और निम्न माने नीचे भूभाग हैं। ठीक है। मैदानों का ढाल मंद, ढाल मंद, इस बात को ध्यान रख लेना क्योंकि मैदानों में ढाल बहुत तीव्र नहीं होता। यही तो कारण है कि मैदानों से एकदम पानी बह के नहीं निकल पाता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर एकदम ढाल है ऐसे हुई तो पानी बह जाए पूरा, थोड़ा सा आराम आराम से पानी बहता है। इसलिए क्या होती है, मैदानों में बाढ़ ज्यादा आती है। क्या आती है? बाढ़ ज्यादा आती है। ठीक है। हाँ। द्वितीय श्रेणी था, देखो क्या है कि जैसे हमने कहा कि साहब पठार हैं या पर्वत हैं, ये ऊंचे हैं इसलिए इन्हें प्रथम श्रेणी में रखते हैं। ये निम्न है इसलिए इन्हें द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ठीक है। सागर तट की ओर क्रमशः कम होता चला जाता है। क्या? ढाल। मतलब क्या कहना समझे ना, कि जैसे जैसे समुद्र के पास जाएंगे तो और ढाल कम हो चला जाता है। नदी जैसे ही समुद्र के पास पहुंचेगी ना, मैदानों से बहते हुए, तो उसके पानी की स्पीड और ही कम होती चली जाएगी। यही तो कारण होता है कि नदी समुद्र में मिलने से पहले जो है एकदम उसमें बोथ लग जाती है। बोथ समझते हो ना? बोथ समझते हो? बोथ मतलब पानी का ना बह जाना, पानी का कहीं पर भर जाना, बोथ बोलते हैं उसे। जैसे मैंने कहा तालाब है, एक नदी से पानी काय में आ रहा है? तालाब में आ रहा है। ठीक है।
पानी की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन जैसे ही नदी का पानी तालाब में मिलता है तो पानी वहां पर भर जाता है, तालाब में घुसता जाएगा, लेकिन वहां पर पानी क्या लग जाएगी, बोझ लग जाएगी। क्या बोलते हैं, बोझ, मतलब पानी निकल निकल नहीं पा रहा है। बात समझ पा रहे हो? देखिए, सागर तट की ओर क्रमशः कम होता जाता है, और भूपटल, इसको अंडरलाइन कर लेना, भूपटल का लगभग 41% भाग पर क्या है, मैदानों का विस्तार है। भूपटल के, आप अब जरूर तीनों चीजों को याद करो। मैंने क्या कहा था, 26% पे क्या है, पर्वत पहाड़, क्या है, पर्वत। पठार कितने में, 29, और 41 पे क्या हो गए। बात समझ में आ रही है? तीनों चीजों को परसेंटेज याद कर लेना, पर्वतों का भी, पठारों का भी, और मैदानों का भी। ठीक है, बात सही में आई? भागों पर मैदान तथा कुछ विशेष प्रकार के मैदान। अब मैदानों को हम कैसे बांट सकते हैं, देखो पहले समझो। देखिए पहले ये देखिए कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मैदान, निर्माण प्रक्रिया समझ रहे हो ना, बने कैसे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, बने कैसे हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मैदान दो प्रकार के होते हैं, अपर्दनात्मक मैदान और निक्षेपणात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान एक, दूसरा है निक्षेपणात्मक मैदान। तो हमको पहले इन दोनों शब्दों को समझना है कि अपर्दन का मतलब क्या है, निक्षेपण का मतलब क्या है। समझ रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि मैदान निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, यानी वर्गीकरण किया गया है क्या के आधार पर, निर्माण माने संरचना, बनावट, बने कैसे हैं। तो हमने कहा साहब दो प्रकार से बन सकते हैं, या तो बन सकते हैं अपर्दन से, या बन सकते हैं निक्षेपण से। अब हम अपर्दन और निक्षेपण नहीं जानते हैं, तो पहले इनको समझ लीजिए। अपर्दन का मतलब होता है काट छांट, क्या होती है, कटाव। जैसे कि पानी बह रहा है और मिट्टी साथ में कट कट के बह जाए, वो बोलते हैं अपर्दन। अब जरूरी नहीं है कि पानी से ही अपर्दन अकेला होता हो, अपर्दन हवा से भी हो सकता है, या अन्य वायवीय कारणों से भी अपर्दन हो सकता है। अपर्दन का मतलब होता है काट छांट, क्या होता है, ठीक है। अब जो पानी ने यदि किसी मिट्टी को काटा या किसी पत्थर को काटा, तो वो मटेरियल उस पानी में घुल के बहेगा, बहेगा कि नहीं बहेगा, वह मटेरियल उस पानी के साथ साथ बहेगा घुल के। और जैसे जैसे पानी की स्पीड कम होगी, तो वो जो उसमें घुला हुआ मटेरियल था वो बैठ जाएगा। जैसे हमने अगर किसी भगोना में पानी भर लो, वहां माटी घोर दो, हला दो, तो हल जैसे ही पानी हलना बंद होगा, वो सब तलहटी में मिट्टी, उस कटे हुए अपर्दन के कारण जिस मटेरियल को बहाकर लाया गया था, उसके जमने को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? तो अपर्दन और निक्षेपण। अब अपर्दन में जैसे कि हमने क्या, अपर्दन नदीकृत मैदान, नदी काटती है तो नदी से ऐसे कटे हुए मैदान को क्या बोलेंगे, नदीकृत मैदान, अपर्दन से बना है। हिमानीकृत मैदान, हिमानी माना ग्लेशियर, जो है ग्लेशियर बर्फ पिघल पिघल के काट रहा है मिट्टी को, और स्थल को क्या कर रहा है, प्लेन कर रहा है। प्लेन करना मतलब क्या, मैदान बनाना। वायु घर्षित मैदान, हवा के द्वारा घर्षण हो रहा है। या काष्ठ मैदान, चूना के जो होते हैं वो घिस घिस के बह जाते हैं, उसके बनते हैं काष्ठ मैदान, ठीक है। तो ये नदीकृत, हिमानीकृत, वायुकृत, काष्ठ मैदान, ये कैसे होते हैं, समझ रहे हो? पहले तो यही याद रखना कि ये कैसे है, अपर्दन है। अपर्दन मतलब कटाव, किसी प्रकार के कटाव से बने मैदान, समझ रहे हो? चलो आगे बात करते हैं निक्षेपात्मक मैदान। मतलब अब ये समझिए, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो बहा के लाया गया मटेरियल उसको छोड़ देना, बिछा देना, उसको बिछ जाए, है ना। तो हमने कहा साहब जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान मतलब क्या, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा बने मैदान। वैसे मैदान जो काय से बने हैं, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने। हिमोड़ मैदान माना हिमोड़, जब जलोढ़ तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, हिमोड़ हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा, क्योंकि बर्फ जब खिसकता है तो साथ में मिट्टी को भी तो खिसका ले जाएगा, उसको जो कहीं छोड़ देगा। लोयस माने हवा के द्वारा उड़ा के लाई गई मिट्टी के, देखो जल बर्फ हवा, बात सही में आ रहे हो। ओढ़, जलोढ़ जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, हिमोड़ हिम के द्वारा लाई गई मिट्टी, लोयस हवा के द्वारा लाई गई मिट्टी। लावा तुम समझ गए, लावा फैल के जम जाए, कौन सा लावा जमेगा, क्षारीय लावा, क्योंकि अम्लीय लावा तो
पठार बनाएगा, बहुत ऊंचा जमेगा वो। ठीक है। और झील कृत मैदान, यानी झील में मिट्टी भरती जाए, जैसे अपना ये तालाब है, ये इसमें पानी आ रहा है। अभी आपको 8 7 8 साल पहले इसका गहरीकरण हुआ था, पता है, जब ये टापू बना था, है ना। टापू बनने से पहले हमने देखा था कि ये पूरा पूरा तालाब पुर गया था। इसमें पानी बहुत कम भरता था, उधर ही उधर भरता था, क्योंकि सब बिल्कुल पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। क्या हो गई थी? मिट्टी कैसी आई कि पानी आया साथ में मिट्टी भागे लाएगा वो यहाँ पे आके पानी रुका, क्योंकि पार बनी हुई है, वो पूरे में पानी भर गया, मिट्टी जमीन पे बैठ गई, पानी साइड से छरार से निकल गया। अब मिट्टी आ रही है, पानी अकेला निकल रहा है, मिट्टी आ रही है, तो एक दिन कैसा होगा कि पूरे तालाब में मिट्टी ही मिट्टी हो जाएगी, यानी कि फिर पानी कहीं भरेगा ही नहीं, पूरा मिट्टी से ही भर जाएगा, पानी साइड से निकलता हुआ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये पूरा तालाब मैदान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे मैदान क्या कहेंगे? झीलकृत मैदान। क्या कहेंगे? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ठीक है। तो हमने कहा साहब, मैदान दो प्रकार के हैं, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निक्षेपण के द्वारा बने हुए मैदान और अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि निर्माण विधि उत्पत्ति का मैदान हम 3 भागों में बांट रहे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा निक्षेपण मैदान, तुम समझ ही गए। दूसरे हमने कहा अपर्दन मैदान। ठीक है। कुछ मैदान 31 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, जो मैंने कहा कि भू संचालन से बने मैदान। क्या होता है? जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? याद है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? नहीं है याद? तो मना कर रही है साधना। ऐसे का मतलब मना करना होता है, ऐसे का मतलब हाँ करना होता है ना। तो अब मान लीजिए प्लेट हिलिंग, तो प्लेटों के हिलने से यदि कोई स्थल ऊंचा उठ रहा है, तो पर्वत बन रहे थे चोटी नुमा, थोड़ा सामान्यतः ऊंचा उठ रहा, पठार बन रहे थे। भाई कम ऊंचा उठा तो उससे मैदान ही बन सकते हैं, नहीं भी उठा ऊंचा प्लेन हो गया, मतलब ऐसे भी बन सकते हैं, पर ये थोड़े से कम होते हैं। कौन से मैदान? जिन्हें हम पटल विरूपणी मैदान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पटल विरूपणी। इसलिए मेनली मैंने आपको 2 ही तरीके बताए, निक्षेपात्मक और अपर्दनात्मक। लेकिन बनने के आधार पर एक तीसरी प्रक्रिया भी हो सकती है, भूसंचालन। भूसंचालन मतलब जमीन के नीचे जो हलचल होती है, या हम इसे कह सकते हैं विवर्तनिकी मैदान। क्या कह सकते हैं? क्योंकि टेक्टोनिक हिंदी में विवर्तनिकी, या फिर मैं कह सकता हूँ पटल विरूपणी। ये शब्दों को समझना, क्योंकि आपको दिक्कत शब्दों के साथ ही होगी, समझ में आ जाएगा यहाँ पर। पटल विरूपणी या टेक्टोनिक, है ना, विवर्तनिकी, है ना, ये सब, या हमने कहा भू संचालन मैदान, ये सब मैदान कैसे होंगे? जमीन के नीचे होने वाली हलचल के कारण बने हुए मैदान। क्लियर हो गई बात? अब हम एक एक मैदान को पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि निक्षेपण वाले मैदान की अगर मैं बात करूं तो ये बनते कैसे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आप देखिए, ये कोई पर्वत है और ढाल है, नीचे क्या है? पानी। ये पूरा एक जमीन का टुकड़ा लिया हमने आपको समझाने के लिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने कहा साहब, ये नदी कहाँ से निकलेगी? नदी यहाँ से निकलेगी। क्यों नदी यहाँ से क्यों निकलेगी? क्योंकि भाई ऊपर यहाँ पर पानी के 2 स्रोत होंगे, एक तो वर्षा होगी। क्या होगी भाई? वर्षा तो यहाँ पर सब जगह होगी, पर वर्षा यहीं पर क्यों होती है? हमने कहा कि साहब, जो हवाएं आती हैं या जो बादल आते हैं, क्या आते हैं? बादल। तो वो ऊंचाई, जो पर्वत हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये बादल आ रहा है, तो ये पर्वत को पार करेगा, कर नहीं पाएगा। पर्वत के साथ साथ ये कैसा हो जाएगा? ऊंचा होता चला जाएगा। अब हम एक बात जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है। क्या होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। अच्छा, ये बादल क्या है बेटा? ये है जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। पानी वाष्प बनकर ही तो क्या बना है? बादल बना है। ऊंचा होगा, दिमाग लगाना, ऊंचा होगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो ये भाप वापस से क्या बनेगा? पानी बनेगा, और इससे क्या होगी? वर्षा होगी। क्या होगी? एक स्रोत तो क्या हो गया? वर्षा। ऐसी वर्षा को हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। क्या बोलते हैं? क्लियर? यानी पर्वतों के कारण वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बादल उन पर्वतों के सहारे ऊंचे उठते हैं, ऊंचे उठते हैं, ठंडे होते हैं और पानी को बरसाते हैं। अभी पर्वतों में पानी बरसेगा। क्लियर? दूसरा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है, ये हम यहाँ से जानते हैं। अब ये अगर बहुत ऊंचा हो गया, ये बहुत ऊंचा है, 5-6 हजार मीटर ऊंचा है, तो आप समझ जाओ तापमान तो 0 से भी नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि 165 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो रही। आ रही बात सही में? तो यहाँ पर जो जो पानी है, ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा।
अब ये बर्फ है, ये पिघलेगा, जब गर्मी आएंगी तब पिघलेगा। तो जब ये बर्फ पिघलेगा तो ये बर्फ वापस से क्या बनेगा, पानी। और ये क्या निकलेगी, एक नदी। क्या निकलेगी, नदी। नदी किसे कहते हैं कि ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों को बहने वाली जल राशि को नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसे, ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित जल राशि को नदी कहते हैं। अब ये नदी आएगी तो अब आप यहां पर समझिए कि जब ऊंचे पर्वतों से नदी निकलेगी तो नदी ऊंचाई से जब पानी को छोड़ेगी तो पानी में बहुत तीखा बहाव होगा कि नहीं होगा, बहुत तेजी से पानी गिरेगा नीचे। क्यों भाई, ऊंचाई से नीचाई की ओर बह रहा है ना, तो पानी बहुत तीव्र गिरेगा। अब छत पे से मैं यहाँ पानी को लुढ़का दूंगा तो आराम से बहेगा, लेकिन अगर मैं दीवार से पानी डालूंगा तो पानी तेज बहेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ऊंचे स्थान। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऊंचाई कम होती, ढाल कम होता हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आ रहे हो, ढाल कम होता चला है। तो ये जो पानी आएगा, ये पानी, ये जो नदी निकल रही है, ये इसके पानी में बहाव बहुत ही तीव्र है। और जब बेटा बहाव बहुत तीव्र होगा तो अपने साथ ये सारा मटेरियल बाहर आएगा। समझ में आ रही है, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, जो कुछ रास्ते में आएगा सब पानी के साथ बहेगा। बहेगा कि नहीं बहेगा। अब ये जैसे ही ये मटेरियल ये बह के, मान लीजिए यहाँ आ गया, ये नदी आ गई, ये नदी आ गई, यहां आएगी जैसे ही इसके बहाव में क्या आएगी, कमी। क्योंकि यहां पर्वतों का क्या हो गया, समाप्त, ढाल खत्म। अब जो इसके साथ जो मटेरियल लेके आया था, जो कुछ मटेरियल था, वो सारा का सारा मटेरियल यहां छोड़ देगी कि नहीं छोड़ेगी। बड़े बड़े पत्थर थे, अब जब पानी की स्पीड कम हो गई तो यहां छूटेगा नहीं छूटेगा, छूटेगा ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्योंकि अब स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये ये मिट्टी है, ये सब ये नदी ने यहाँ छोड़ दिया, या ऐसी कोई नदी थी यहाँ छोड़ दिया। पर्वतों के पैरों में, पर्वतों के क्या होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह थे उनको लाए, जो नदी ऊपर से बहा कर लाई थी, या कंकड़ थे, या जो ककड़ीला था, वो पूरा का पूरा इलाका, जो पूरा का पूरा मटेरियल नदी पर्वतों के नीचे छोड़ देती है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, गिरिपद। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गिरिपद। अब गिरिपद माने, गिरि माने पर्वत और पद माने पैर, गिरिपद मैदान, या हम इसे भाबर प्रदेश क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। क्यों, तुम दिमाग लगाओ ना जरा, ये पत्थर तो लगातार आ ही रहे हैं, नदी बहा के, समझाने वाली बात है पूरी, सुन ले मौली, ध्यान से देख ले, पूरा मटेरियल समझने वाला है, नोट्स नोट्स मत देखे अब कचुआ में, ठीक है। ये पत्थर तो लगातार आते ही रहेंगे, पत्थर तो लगातार आते रहेंगे, लेकिन पत्थर आपने कभी देखा होगा, अपन अपन अपने खेत की मेड़ बनाते हैं तो हम पत्थर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, पत्थर, क्योंकि पानी जो है उन पत्थरों के नीचे से बह जाए और मिट्टी ना बहे, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ नदी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यों हो गई गायब, कि नदी बहेगी इन पत्थरों के, इसलिए इसका नाम दिया मैंने भाबर प्रदेश। क्योंकि ये सारे पत्थर जल के द्वारा बहाकर लाए गए हैं, और एक ऐसे जैसे कि पक्षी का पंखा हो, ऐसे इस आकार में बिछ जाते हैं, क्योंकि नदी एक साइड ही बहेगी, या इस तरफ बहेगी या नदी इस तरफ बहेगी। तो एक जैसे पक्षी का कोई पंख बन जाता है ना, ऐसा पक्षी का पंख बन गया वो टाइप। तो ये सारे नदी अब देखो, यहाँ कोई एक नदी तो निकलेगी नहीं, यहाँ तो नालियों के रूप में हजारों नदी निकलती हैं। कितने निकलती हैं, हजारों। कुछ जहां पर जितना पानी बहेगा, कुछ पानी इधर रह गया, कुछ इधर इधर इधर, समझ रहे हो। तो नालियों की टाइप नाली, बाद में सारी नालियां मिलके एक नदी बनती हैं, समझ रहे बातें। तो यहाँ पर पूरे इलाके में ये क्या, बहुत सारे जल के द्वारा लाए गए जो पत्थर हैं वो पक्षी के पंख के आकार में बिछ जाते हैं, इसलिए से एक और नाम दिया जाता है जलोढ़ पंख। क्या दिया जाता है, जलोढ़ पंख। बात सही में आ रही, क्लियर हो गई। ये मैं यहां से ये सारी संरचना काके द्वारा बनी है, नदी के द्वारा, नदी के द्वारा किया गया निक्षेपण है, नदी द्वारा किया गया निक्षेपण है, छोड़ा गया। आप समझिए ये नदी का, ये नदी यहाँ पर पैदा हुई है, ये नदी क्या है, यहाँ पर पैदा हुई है। और नदी यहाँ पर जो पैदा हुई है, तो नदी की ये कौन सी अवस्था होगी, ये नदी की बचपन अवस्था है, क्या, बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था है, ये नदी की बाल्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था। अब नदी जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी, नदी के पानी में स्पीड में कमी होती चली है। सबसे पहले तो ये इस इलाके में, ये जो इलाका है, ये नदी का पानी, अब देखो यहाँ नदी का पानी गायब हो गया था, फिर उभरा पानी, उभरा,
पत्थर नीचे से यहाँ गायब, यहाँ से बह रहा था, यहाँ पत्थरों के अंदर से बहा, तो यहाँ वापस से निकल के आएगा, आगे बढ़ेगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ स्पीड कम होने से पानी थोड़ा सा इस इलाके में भर के रह जाएगा, क्या हो जाएगा, भर के। अब ऊपर उल्टा तो चढ़ नहीं सकता पानी, उधर से तो आ ही रहा है पानी, इधर आगे निकलना है तो इधर थोड़ा सा ढाल कम है, इसलिए ढाल पहले ये यहाँ पर जितना भी खाली स्थान उसमें भरेगा पानी, क्या होगा, भरेगा पानी। फिर जब भरता भरता ज्यादा हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही ना। तो इसे बोलेंगे हम क्या, तराई प्रदेश। इसे क्या बोलेंगे, ये पूरा इलाका कहलाता है तराई प्रदेश। क्या कहलाता है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में समझ रहे, पूरा तर हो गया, क्या हो गया, तर। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दलदली इलाका हो जाता है, और यहाँ पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण हिमालय के पूरे, ये पूरा हमारा हिमालय पर्वत है ना, पूरे हिमालय पर्वत, उसके नीचे नीचे पूरे इलाके में बिल्कुल जो है पानी आर्द्र, ज्यादा आर्द्रता, ज्यादा जल भराव के कारण बहुत ज्यादा वनस्पतियां, मतलब पेड़ पौधे, पानी ज्यादा होगा तो पेड़ पौधे ज्यादा पैदा होंगे कि नहीं होंगे, और जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब क्या होता है, हमने कहा भते भते पेड़ पौधे, और जंगल ज्यादा होंगे तो उसमें भते भते जीव जंतु, भते भते पेड़ पौधे, भते भते जीव जंतु, क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। बात समझ में आ रही। इस इलाके में मलेरिया का बहुत प्रकोप होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी भराव के कारण मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। अब नदी आगे की बढ़ेगी, नदी जब आगे की ओर बढ़ेगी तो नदी प्रवेश करेगी काय में, मैदानों में। ये क्या आ गया, पूरा इलाका मैदान, मैदान आ गए। अब नदी जब आगे बढ़ रही है, नदी आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, नदी आगे बढ़ रही है लगातार। अब नदी क्या करेगी, यहाँ पर विसर्पण, क्या करेगी, विसर्पण। विसर्पण समझ रहे हो क्या होता है, नदी का बल खा के चलना, नदी का ये इस तरीके से, समझ रहे हो, ये क्या कहलाता है, विसर्पण। ये विसर्पण क्यों हो रहा है, ये इसे बोलते हैं नदी विसर्पण। तो नदी विसर्पण करती कहां पर है, मैदानी भागों में। कहां करती है, नदी जो होती है ये विसर्पण कहां करती है, मैदानी भागों में। क्यों करती है, क्योंकि नदी जब आती है तो अब ये पूरा इलाका कैसा है, मैदान है, क्या है, मैदान। और मैदान भी कैसा है, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, यानी कौन सा मैदान, जलोढ़ मैदान। कौन सा मैदान है, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदान है, क्या कहलाएगा, जलोढ़ मैदान। समझ पा रहे हो, जलोढ़ मैदान है ये। अब जलोढ़ मैदान मतलब दिमाग समझ लेना थोड़ा सा, आपको आप थोड़ा सा और सोच के यहाँ पर ये समझना है आपको कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ कहा मैंने। लेकिन वो मिट्टी कैसी होगी, वो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होगी, भसुआ के जैसी। क्यों होगी, इसके लिए हमको मिट्टी को समझना पड़ेगा। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी होती है पत्थरों का चूर्ण। मिट्टी बनती कैसे है? पत्थरों का चूर्ण और जीवाश्म के, जीवों के अवशेष। जीवों के अवशेष, जीव अवशेष मतलब क्या, पेड़ पौधों के पत्ते, तने, जीव जंतुओं के हड्डे कोड्डे, जो कुछ भी है सब उसमें मिल के, सड़ गल के, पत्थरों का चूर्ण के साथ जीवों के अवशेष वगैरह सब मिक्स होकर के क्या बनी है, मिट्टी बनी है। क्या बनी है, आप समझिए कि जब जल में वो मटेरियल घोला जाएगा, मिट्टी, तो उसमें जो चिकना पदार्थ है, यानी कि जो जीवों का अवशेष है, वह घुलनशील होगा। पत्थर पानी में थोड़ी घुलेगा, पत्थरों का जो चूर्ण है वो पानी में, जो जीवाश्म है जिसे हम फॉसिल कह सकते हैं, वो पानी में, वो घुल के आगे की ओर बहेगा। आ रही बात में। और जो बसुआ टाइप का है वो एक जगह बैठता चला जाएगा। यानी कि ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। क्या मिट्टी हो जाएगी, क्या क्या बचा, केवल यहां पर चट्टानों का चूर्ण बचा, और जो पतला मटेरियल था जीवाश्म वगैरह वो आगे की ओर पानी के साथ बह जाएंगे। एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पानी की स्पीड लगातार कम होती जा रही, तो पानी की स्पीड जैसे जैसे कम होती जाएगी तैसे तैसे ज्यादा भारी तत्वों को नदी छोड़ती हुई आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें इतनी बस की नहीं बचेगी कि आप ज्यादा भारी मटेरियल को ले पाए। पहले उसने क्या छोड़े, बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर बसुआ, अंत में क्या छोड़ेगी, जिसमें सबसे कम वजन होगा, जैसे कि नमक वगैरह, जैसे कि जीवाश्म वगैरह। कहाँ, लास्ट में डेल्टाई क्षेत्र में। समझ पा रहे हो बात को मेरी, पूरा टॉपिक समझने वाला है। नजर हटाई दुर्घटना बिल्कुल घटाई जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अवधारणाएं मत पैदा करना, जो बता रहा हूं उससे रिलेट करो बस। आगे अपने हिसाब से कुंताड़े मत बैठाना, जो मैं बता रहा हूं वही सुनो, और वैसे ही दिमाग में पूरी प्रक्रिया बैठाना। अब ये जलोढ़ मैदान बन गए, यानी मिट्टी कैसी है, भुरभुरी है। ये यहां तक क्लियर है, क्यों है क्या है मैंने समझा दिया आपको। अब ये मिट्टी पूरे इलाके में फैल गई। ये मिट्टी कैसे फैल गई, नदी में जब बरसात में बाढ़ आएगी, क्या आएगी,
तो नदी अब इतनी तकलीफ से बहेगी, नदी तो पूरे में फिर फुल होके बहेगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि पानी यहाँ से लगातार बहुत तेजी से आएगा, और नदी में की में पानी बहुत ज्यादा, तो नदी पूरे में चढ़ जाती है। नदी चढ़ी हुई नदी देखी आपने, पूरे में बहेगा पानी तो मिट्टी पूरे में छोड़ी जाएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसलिए इन मैदानों को बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ के मैदान। क्या कहते हैं? बाढ़ के मैदान। ठीक। हर साल बाढ़ आएगी, हर साल बाढ़ आएगी तो मिट्टी छोड़ी जाएगी। अब क्या होगा, जब हर साल बाढ़ आएगी तो हर साल एक पतली सी लेयर मिट्टी की नई परत बिछा दी जाएगी, बिछा दी जाएगी। ठीक है। और इलाका कैसा होता चला जाएगा? ऊंचा होता चला जाएगा, क्योंकि हर साल एक नई लेयर आ रही है। बात समझ रहे हो? अब क्या होगा बच्चों, जब ये लगातार एक नई लेयर बिछती जाएगी तो इलाका कुछ ऊंचा भी हो जाएगा, कुछ इलाका नीचा भी रहेगा, तो वहां तक पानी पहुंच जाएगा। कुछ इलाका ऐसा होगा जहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो पुरानी हो गई जो बांगर, मतलब अब वहां पर नई ऊंचा हो गया, इसलिए वहां पर पानी नहीं आ पाता, इसलिए नई मिट्टी नहीं आ पाती। यानी कि जलोढ़ मिट्टी कैसी हो गई है? पुरानी हो गई है। या मैं कहूं कि बाढ़ के मैदान कैसे हो गए हैं? पुराने हो गए हैं। उन्हें कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। जैसे मैंने कहा ये बांगर हो गया, और यहां तक सब आ जाती है, इसलिए से कह देता हूं क्या? खादर। बांगर खादर क्या है? जलोढ़ मैदान या बाढ़ के मैदान के दो प्रकार हैं। समझ रहे हो? बांगर क्या है? पुराने जलोढ़। और खादर क्या है? नए जलोढ़। ये जलोढ़ मैदान या बाढ़ के मैदान या बांगर खादर, ये नदी अपनी युवा अवस्था में बना रही। किस अवस्था में बना रही है? युवा अवस्था में बना रही। क्योंकि यहां पर बाल्य अवस्था थी, अब यहीं युवा हो गई। अब क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा सीधा। मतलब ये कोई बच्चा थोड़ी है, मनुष्य नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी उम्र के साथ बता रहे हैं, यहाँ पैदा हुई थी इसलिए बाल्य अवस्था, ये इसके बीच का हिस्सा है तो युवा अवस्था, और ये अंत है तो वृद्धावस्था। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, बताइए कि नदी बांगर खादर का निर्माण किस अवस्था में करती है? तो ये हमको समझ में आनी चाहिए कि साहब ये मध्य अवस्था में कर रही, मतलब मध्य हो सकता है युवा अवस्था ना हो, मध्य अवस्था आ जाए। बात समझ पा रहे हो? ये भी प्रश्न बनते हैं। मैं कह रहा हूं कि रटने वाली चीजों से काम बिल्कुल नहीं चलता। जीएस पढ़ने के तरीके को बदलिए, समझिए। मैंने हमेशा कहा है कि समझने पर जोर दो, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि किस तरीके कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं और किस तरीके की चीजें एग्जाम में आ रही हैं। फैलारा हो जाएगा पूरा। ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से ढंग से नहीं पढ़ोगे, समझ के पढ़ो, एक एक चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। अब देखिए भाई, नदी अब आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो और ढाल कम होगा। अभी बताया मैंने, मैदानों का ढाल कम होता, समुद्र के पास मैदानों का ढाल बिल्कुल कम होगा। जा सके थे हम बोथ, समझ रहे हैं? जब बोथ लग गई तो बोथ लग गई मतलब क्या है? नदी चौड़ी हो गई है, बोथ लग गई मतलब इतने पानी नहीं धस पा रहा हो ज्यादा। कहा कि ढाल कैसा है? कम है। आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे पूरे में फैल गया है। तो अब इस तो स्पीड कम हो गई है, स्पीड कम हो गई, तो उसमें जो कुछ भी बचा होगा अब वो वहीं बैठने लगेगा, क्योंकि उसमें भाव बचा ही नहीं है। ये मैंने कहा कि नदी यहां कर रही थी विसर्पण। क्यों कर रही थी विसर्पण? क्योंकि नदी भुरभुरी मिट्टी के बीच से बह रही है। किस मिट्टी बह रही है? बेटा भसुआ जल्दी कट जाएगा, चिकनी माटी नहीं कटेगी। बात समझ रहे हो? जब पानी बहेगा तो भुरभुरी मिट्टी जल्दी कट जाएगी। कट के जाएगी कहां? उसी पानी में घुल जाएगी, इस पानी में ही घुल जाएगी। कटना हुआ अपर्दन, अब उसको वो पानी बहा के ले जाएगा। यानी कि पानी में अवसाद, अवसाद माने कचरा, ये जो मिट्टी ये ज्यादा हो गई है, यानी पानी का घनत्व बढ़ गया है। घनत्व मतलब घनापन बढ़ गया, उसमें गाढ़ा पानी हो गया है, भार बढ़ गया है ना। आप खाली जा रहे हो पैदल, रेंगते तो बढ़िया रेंगते चले जाओगे, वो तुम पे अगर एक काउंटर को धर दूं पूरा, तुम ऐसे रेंगोगे? रेंगोगे नहीं रेंगोगे? समझ पा रहे हो बात को? पानी में भार बढ़ गया, काय का भार बढ़ गया? जलोढ़ मिट्टी कट कट के घुल गई है। इसलिए नदी फिर ऐसे इस किनारे को काटा, इस किनारे को काटा, इस किनारे को काटा, ये इसे बोलते हैं विसर्पण। विसर्पण कहाँ करती नदी? मैदानी भाग। ठीक है। अब जब नदी आगे बढ़ी, जलोढ़ मैदानों के पश्चात नदी पहुंचती है कहां पर? समुद्र के पास। समुद्र के पास नदी पहुंचती है तो नदी में जो कुछ अवसाद था वो उसके बीच में ही बैठने लगता है। मैंने कहा साहब यहां बीच में बैठ गया ये मटेरियल, ये बैठ गया, ये बैठ गया, एक टापू बन गया। बैठेगा तो मिट्टी जमेगी तो क्या बनेगा? टापू बनेगा। ये बन गया, ये बन गया। और नदी की क्या देखो, अब यहां से ये जैसे ये नदी बीच में, ये टापू बन गया नदी के बीच में।
धारा एक इधर से बह गई, धारा एक इधर से बह गई, नदी दो धाराओं में बट गई। मान लीजिए ये आगे जाके और बैठ गया, आगे जाके ये दो में बैठ गया, यहाँ पे सॉरी इसको इस वाले को कर देते हैं, ऐसे बैठ गया। और नदी अब जो है हमने कहा साहब एक धारा ये बह रही थी, एक धारा यहाँ से बह रही है, एक धारा यहाँ से बह रही, और आगे जाके हमने और बैठा दिया इसको, तो अब ये यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, ये एक बहुत से टाव बन गए, ये बड़ा बन गया, ये बन गया, ये बड़ा बन गया, समझ रहे हो? तो ये सब क्या कहलाएगा? डेल्टा। और इन्हें क्या कहेंगे? नदी द्वीप। क्या कहेंगे? नदी के बीच के टापू। ये क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा एरिया डेल्टा क्या कहलाएगा? डेल्टा। डेल्टा अलग अलग टाइप हो सकते हैं, पंजा आकार का डेल्टा हो सकता है, समकोण आकार का डेल्टा हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार के डेल्टा हो सकते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी समुद्र में मिलने से पहले अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, नदी के बीच ही अवसाद बैठने लगता है। स्वाभाविक सी बात है, समुद्र के पास है, ज्वार का पानी इसमें आएगा। ज्वार क्या खाने की ज्वार मार नहीं, ज्वार मतलब जब नदी का पानी ऊपर बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? ज्वार। जब समुद्र का पानी जब आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार बोलते हैं, जब पीछे धंसता उसे बाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी का पीछे पीछे हटना बाटा, पानी का आगे बढ़ना ज्वार। क्यों होता है? सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे पढ़ाऊंगा ज्वार बाटा, जब मैं आपको जलमंडल पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है? डेल्टा का निर्माण होता कहाँ है? समुद्र के किनारों पे। कहाँ होता है? डेल्टा का निर्माण होता कहाँ है? समुद्र के किनारे पे। यानी कि नदी की किस अवस्था में होता है? वृद्धावस्था में। कौन सी अवस्था है? हम ये भी कह सकते हैं ना कि यहाँ का जो जल है, यहाँ का जो जल है वो थोड़ा सा खारा होगा ना। देखो दो चीजें खारा होने के लिए, एक तो समुद्र के निकटता इसलिए खारा होना कि समुद्र का पानी खारा होता है, ये तो है ही ना। एक और चीज है कि लास्ट में क्या, मैंने कहा साहब पत्थर यहाँ रह गए थे, यहाँ यहाँ भसुआ रह गया, अब लास्ट में क्या बचा? मैंने कहा लास्ट में लवण बचे। क्या बचे? है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं? लवण। ये लवण होते हैं। इन सबसे बारीक चीजें तो ये होती हैं, तो ये लास्ट में बैठेंगे, तो इसलिए पानी कैसा होता है? खारा होता है। ज्वार भाटा के कारण ये पूरा इलाका कैसा हो जाता है? खारेपन से प्रभावित होता है। यह मिट्टी लवणीय मृदा होती है। कैसी होती है? लवणीय। इसलिए यहाँ पर सामान्य पेड़ पौधे पैदा नहीं होते, विशेष प्रकार की वनस्पतियां पैदा होती हैं यहाँ पर, क्योंकि सामान्य पेड़ पौधे नमक के कारण गल जाएंगे, जड़ें उनकी गल जाएंगी। समझ रहे हो? तुम सोचो वहां पर आप बमूरा लगा दो, इमली लगा दो, नहीं पैदा होंगी वहां पर, क्योंकि उसमें नमक के कारण जड़ें गल जाएंगी। यहाँ पर विशेष प्रकार के वृक्ष पैदा होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं झकड़ा जड़ों वाले वृक्ष, या हम झकड़ा मतलब बहुत ज्यादा उसकी जड़ें तने को ऊपर उठा के रखती हैं। मीग्रोव बन क्या कहते हैं? ऐसी जड़ होंगी और तना हमने कहा साहब ऊपर होगा। तना कहाँ होगा? ऊपर, क्योंकि ये जड़ें नमक में रहेंगी। तना कहाँ रहेगा? ऊपर, तना गले ना। इन्हें हम बोलते हैं मीग्रोव बन। क्या बोलते हैं? मीग्रोव बन बेटा किसे कहते हैं? नमकीन मिट्टी में, लवणीय मिट्टी में जो पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? मीग्रोव वन। भारत का पश्चिम बंगाल में सुंदरी नाम का वृक्ष बहुत पैदा होता है, इसलिए डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल में पूरे में बांग्लादेश में फैला हुआ है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन। ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, इधर से आती गंगा, उधर से ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र। समझ पा रहे हो बात को? ये जो बांगर खादर मैंने बताया था आपको, ये जलोढ़ मैदान है। क्या है? या बाढ़ का मैदान है। क्या का मैदान है? पुराना जलोढ़ बांगर, नवीन जलोढ़ खादर। हर साल मिट्टी की एक नई लेयर आ जाती है, उसे खादर बोलते हैं। जहां जहां आप नई लेयर नहीं यहाँ पहुंचती उसे क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर जो होता है ना बेटा, इसमें रबी की फसल अच्छी पैदा होती है। क्या की फसल? और खादर जो होता है इसमें खरीफ की फसल अच्छी पैदा होती है। क्या की फसल? और रबी खरीफ जानते हो ना? रबी खरीफ जानते हो ना? रबी मतलब जो फसलें अब हो रही हैं, जो मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, गेहूं, चना, है ना, मसूर, धना, मटर, ये सभी क्या है? रबी की फसलें। जो अषाढ़ में बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं, जिनमें सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंगफली, धान, है ना, या फिर हमारा चावल, ये पक्का पास, या हम कह सकते हैं अपना ये क्या बोलते हैं? पटसन जो होता है, जूट। पटसन जिसे क्या बोलते हैं? जूट। गोल्डन फाइबर। जैसे बोरा बनते हैं, बोरा बोरा कहाँ से बनते हैं? जूट से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? पटसन से बनते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती हैं? खादर की फसल। ये भी याद रख लेना आप, ठीक है?
तो ये सारे जो मैदान थे ये कैसे बने थे? निक्षेपण के द्वारा बने गए मैदान। समझ में आया कुछ आपको पूरी कहानी? ये अब पूरी चीज समझने वाली थी। अब तुम ना समझो, सो रहे हो तो अच्छी बात है ना। अब देखिए मैदानों के हम प्रकार देखते हैं। तो पहला दिया पटल विरूपणी मैदान। पटल विरूपणी मैदान समझ गए ना? अभी बताया मैंने आपको क्या है। भू जमीन के नीचे प्लेटों में हुई हलचल के कारण, पटल माने सतह, विरूपणी माने बदल गया रूप। काय कारण बदला? भू संचालन अंदर आंतरिक भागों में। तो भाई क्या है ये है, इस प्रकार के मैदान निर्माण भूपटल के उत्थान या अवतलन। उत्थान मतलब ऊंचा उठना, अवतलन माने नीचे धंसना। जैसे कि कार्पेथियन या डिनोरिक अल्पाइन पर्वतों के बीच स्थित हंगरी का मैदान। क्या का मैदान? हंगरी का मैदान। हंगरी का मैदान कहाँ पर है भाई? किन पर्वतों के बीच? ये कार्पेथियन और डिनोरिक अल्पाइन पर्वतों के बीच में है हंगरी का मैदान। ठीक है, कहाँ पर है? विश्व के मैप में देख लेना, यूरोप में मिल जाएगा आपको क्या, हंगरी का मैदान। ठीक है, वो नहीं मिल रहा है तो आप मैप नहीं देख रहे हो। ठीक है, देखे धीरे धीरे देखोगे तो समझ में आने लगेगी। संप्राय मतलब एकदम प्लेन मैदान है। कैसे मैदान है? पैदा। इस प्रकार के मैदान निर्माण नदियों के द्वारा अपर्दन चक्र के अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड के काटकर अपने आधार तल को प्राप्त करने से होता है। क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का मैदान मतलब कहाँ बनेगा? हमने कहा साहब नदियां ऊंचे क्षेत्र को काट देंगी और उसे कैसा कर देंगी? नीचा कर देंगी। अपर्दन है ये, अपर्दन नदियां जहां से बह रही हैं वह स्थान कैसा था? ऊंचा। उसे काट काट के अपने तल पे ले आए। कहाँ ले आए? समतल पे। ऐसे मैदान क्या कहेंगे? संप्राय मैदान। क्या कहेंगे? संप्राय मैदान। ठीक, जैसे ये संप्राय मैदान है, दिख रहा है कुछ आपको? ये नदियों के द्वारा ये क्या कर दिया गया? प्लेन कर दिया गया, काट काट के पानी समुद्र में मिल गया है। ठीक, हिमानी निर्मित मैदान, नाम सही में आ रहा है, कैसे बने हुए मैदान? ग्लेशियर से। जब हिमानी समझते हो ना, ग्लेशियर, बर्फ जमा हुआ बहुत चट्टान, अपर्दन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती हैं। पानी बर्फ के कारण क्या क्या हो जाए? घिस जाए ग्लेशियरों के कारण, क्यों? ग्लेशियर पिघलेंगे तो बहेंगे। ठीक है, तो इसे हिमानृत मैदान कहा जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन। फिनलैंड बहुत सी झीलें हैं यहाँ पर, है ना। और स्वीडन के मैदान, अब ये सब ये यूरोप के देश हैं, फिनलैंड स्वीडन। भागों में उत्पत्ति इस प्रकार के मैदान से मानी जाती है। ठीक है, ये क्या है? ग्लेशियरों के बीच, ये पहाड़ों पे क्या है? ग्लेशियर थे, उनके पिघलने से बने ग्लेशियर मैदान इसे बोलते हैं, या हिमानीकृत मैदान। कास्ट मैदान, मैंने क्या? कास्ट मैदान मतलब क्या भाई? जब चूना पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्रों में, यानी पूरा इलाका कैसा था? पत्थर जो चट्टाने थे वो कैसे बनी थी? चूना की थी। वो चट्टान चूना की है। ठीक है, जल के प्रभाव से अपर्दन हो जाए। जैसे जैसे अभी हम घूमने गए थे वहां पे राजस्थान, तो वहां पर चूना पत्थर चट्टान है। लग तो रहा कि बर्फ में बर्फ ही बर्फ हो, लेकिन चट्टान है क्या? चूना की चट्टान है। और वहां ऐसा लगता है बिल्कुल मान लो कि पूरा का पूरा वो पूरा एकदम प्लेन हो गया है, पूरा प्लेन हो गया है। और वहां अगर अगर जैसे मान लो अगर टोपी मोपा बड़ी जैकेट माकेट पहन के बेजूता पहन के फोटो खिंचाओ तो कोई कहीं नहीं सके फोटो कहाँ के आएंगे? जैसे वो स्विट्जरलैंड के जम्मू कश्मीर फोटो होंगे। लेकिन वो है क्या? वो बिल्कुल प्लेन है, चूना पत्थर से बने मैदान। कैसे बने? चूना, वो बिल्कुल प्लेन हो गया है। तो ये जब चूना पत्थर वाली चट्टान वाले क्षेत्रों में जल के प्रभाव से अपर्दन व घुलनशीलता संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान पर तो हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कास्ट मैदान निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के समीप कास्ट मैदान। यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के पास वाला मैदान है, वो कैसा मैदान है? कास्ट का मैदान है। कहा गया है? कास्ट का मैदान। ठीक है, ये इस प्रकार कास्ट के मैदान बन जाते हैं। पूरी तरीके से ये पूरी चट्टाना थी वो प्लेन हो गई नदियों के द्वारा। ठीक है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान तो अभी समझाई थी मैंने आपको। जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा बने हुए मैदानों का कहेंगे। इस प्रकार के मैदान निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के, जलोढ़ माने जल के, जलोढ़ जल के द्वारा लाया गया मिट्टी पत्थर जो भी है जमाव से होता है। ये विस्तृत क्षेत्र में फैले उपजाऊ मैदान होते हैं।
उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये पूरा का पूरा हमारा उत्तर भारत, बिहार, ये सब कायम बसा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान उधर असम तक। ठीक है। होंगो चीन में, कहाँ है चीन में, यांगशी कियांग चीन में के मैदान, ये मैदान कहाँ से बनेंगे, नदियों से, होंगो के, यांगशी कियांग के। नील नदी का मैदान कहाँ है, मिस्र में, अफ्रीका में, कहाँ है, अफ्रीका में। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। ठीक है। मिसिसिपी का मैदान कहाँ पर, उत्तर अमेरिका में, कहाँ पर, वोल्गा और डैन्यूब का मैदान कहाँ पर, यूरोप में, कहाँ पर। ये नदियां मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एक एक। हालांकि तुम में से बहुत से जो है नालायक टाइप के आइटम बैठे ही रहते हैं, जिन्हें कोई होश हवास नहीं रहता, जो घर पे बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो उन्हें तो उनका तो कुछ होता ही नहीं है वैसे ही। ना उनका कुछ होगा, कितना ही मोटिवेट कर लो, कितना ही कूट लो, कितना ही मार लो, पर जो लोग वाकई सिंसियर हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए ही चाहिए, है ना, जो अपनी मर्जी के मालिक ना होकर सर के टीचरों के हिसाब से चलते हैं, तो वो बच्चे हमेशा या पर अपनी आत्म प्रेरणा से अपनी खुद की चेतना से खुद स्वतः मोटिवेट होते हैं। वे बच्चे तो हमेशा आगे ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है हर चीज, वो अपने साथ पढ़ते रहते हैं। हम जब पढ़ाते हैं उन्हें चीजें अपने आप याद आती रहती हैं, अरे ये वो है, ये वो है, दिमाग में चलती रहती हैं सारी चीजें। और जिन्हें देखो, निक्षेपात्मक मैदान, ये सारे जल के द्वारा बनाए गए मैदान, क्या इन्हें क्या और कह सकते हैं, निक्षेप, जलोढ़ कह, या बाढ़ के मैदान, या निक्षेपात्मक मैदान। ये एकदम प्लान बनते हैं, जैसे हमारे पूरे का पूरा ये मैदान जो हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है ना, बिहार में, राजस्थान में, ये सब लोयस मैदान, नदी के द्वारा, हवा 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 के द्वारा, पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि के निक्षेपण, मतलब उड़ा के लेके आई और निक्षेपण मतलब छोड़ दिया। ठीक है। लोयस मैदान निर्माण होता है, इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है, उत्तरी चीन या तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी आदि क्षेत्रों में ऐसे मैदान देखने को मिलते हैं। लावा के मैदान, लावा जब पतला होगा, क्षारीय बेसिक लावा होगा, तो वो पतली परत में फैल जाएगा, उससे क्या बनेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलने वाला लावा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से इस प्रकार के मैदान निर्माण होता है। भारत के दक्कन के पठार का लावा, दक्कन पठार पूरे के पूरे हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ये पूरा हमारा जो मैदान है, ये क्या का मैदान है, लावा का मैदान। ठीक है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में लावा मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। ये लोयस मैदान, हवा के द्वारा बने हुए मैदान। ठीक है। विश्व के प्रमुख मैदान, ये इन मैदानों के नाम दिए हैं, और ये दिया है कि उसका निर्माण हुआ कैसे, निर्माण कैसे हुआ है। जैसे कि भारत का विशाल मैदान, अवसादी जमाव, क्या अवसादी जमाव, भाई नदी के द्वारा जो कचरा, अवसाद माने कचरा, मिट्टी, जो कुछ बहा के लाया गया सब कुछ अवसादित कहलाएगा, है ना। ये सब जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बनाया, तो क्या कहलाएगा, अवसादी मैदान। ठीक। फ्लोरिडा का मैदान, कास्ट का मैदान, कैसा मैदान है, कास्ट समझ गए, चूना पत्थर। कच्छ का मैदान, उत्थित मैदान, उठा है, क्या है, उठ के बना है, कैसे बना है, उठ के, पटल रूप नहीं हो सकता है। यूगोस्लाविया का मैदान, कास्ट का मैदान। लद्दाख का मैदान, हिमानीकृत मैदान, लद्दाख ऊपर, जम्मू कश्मीर ऊपर, हिमानीकृत माने ग्लेशियरों से, वही बताया नहीं बताया। पेरिस मैशा मैदान, संप्राय, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, फ्रांस कहाँ है, यूरोप में, और यूरोप कहाँ है, तुम्हारी मूड पे देख लीजिएगा जगह, यूरोप कहाँ है। हंगरी का मैदान, रचनात्मक मैदान। रूसी प्लेटफॉर्म, उत्थित मैदान। ग्रेट प्लेन्स, निर्गमन, ये यूएसए में निर्गमन नदियों की तरफ बना है। उत्तर पश्चिम चीन का मैदान, लोयस मैदान। कश्मीर का मैदान, झीलकृत मैदान, झीलकृत मैदान। क्वाटो मैदान जापान में है, अंडरलाइन कर लेना। और कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, यहाँ नमक का विशाल भंडार। ठीक है। मैदान कंप्लीट हो गए। अच्छा एक और चीज देखिए, देखिए मैंने कहा साहब कोई पर्वत है, ठीक, और इससे निकल रही है नदी, क्या निकल रही है, नदी निकल रही है, और नदी आई मैदानी भाग में, क्या कर रही है, विसर्पण, क्या कर रही है, विसर्पण। और ये आगे क्या है, सागर, सागर मिलने से पहले क्या बन गई, डेल्टा, क्या बन गया, डेल्टा। लेकिन और यहाँ पर बनते हैं बाढ़ के मैदान, क्या बनते हैं, बाढ़ के मैदान। मैंने कहा कि साहब ये नदी जो है इस तरीके से बह के आ रही थी, ये बह के चली आ रही थी नदी, तो ये विसर्पण था उसका। अगर ये नदी अपना जो है रास्ता कैसा कर ले, सीधा कर ले, कैसा कर ले, रास्ता सीधा, ये विसर्पण को त्याग दे, क्या कर दे, विसर्पण को त्याग दे, और ये सीधी हो जाए, क्या हो जाए, सीधी। समझ रहे मेरी बात है।
तो ये जो बीच में से ज़्यादा ज़्यादा कटा है वो मैं ऐसे कर देता हूँ। ये रास्ता इसने कैसे कर लिया, सीधा। और पहले ये विसर्पण था, पहले यहाँ से जा रही थी, इस मार्ग को त्याग दिया इसने, तो ये एक झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झील। इसे क्या बोलेंगे, गोखुर झील। क्या बोलेंगे, गोखुर झील। क्या बोलेंगे, गोखुर झील। बाद में मान लो ये पूरी भर जाए मिट्टी से, तो ये क्या बन जाएगा, झीलकृत मैदान। क्या बन जाएगा, झीलकृत मैदान। गोखुर झील क्यों बोला, क्योंकि ये गाय के खुर के समान इसका आकार होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, गोखुर झील। झील जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल। लेकिन आप सुन लीजिए पुनः ध्यान से कि पर्वत, पठार, मैदान, तीनों स्थल आकृतियां कंप्लीट हो चुकी हैं। छुट्टियां थी इसलिए आज ज़्यादा नहीं पूछा आपसे, लेकिन कल की क्लास में मैं फिर रिपीट कर दूं, दोनों के बारे में ही पूछूंगा।